हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो सभी? चलो आपको एक तो ये सूचना देता हूँ मैं कि अगले 3-4 दिन तक वीडियोज़ जो है वो मैं ऐसे आपको इस टाइप से नोटबुक के अंदर रिटर्न नोट्स के थ्रू आपको समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपना जो सेटअप लगा हुआ है वहाँ पर नहीं हूँ, स्कूल के अंदर कहीं बाहर आया हुआ हूँ, इसलिए वीडियोज़ आपके पास कंटिन्यू आते रहे। इसलिए थोड़ा सा मैं 2-3 दिन तक आपको इस टाइप से वीडियो बना करके भेजूँगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम चीज़ जो बोर्ड के ऊपर मैं आपको समझाने के लिए लिखता था वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख करके समझा दूँगा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे, देखो अपन कहाँ पर थे, अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 के अपन ने लास्ट टॉपिक जो है वो सूक्ष्म प्रवर्धन वाला किया था। देखो इस चैप्टर में अपन पादपों में जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। ये विशिष्ट विधियाँ कौन कौन सी थी? 4 प्रकार की विधियाँ थी, जिनमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था असंग जनन। असंग जनन वाली विधि थोड़ी बड़ी थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसमें असंग जनन की परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, और उसके बाद में असंग जनन के सभी प्रकार किए थे और असंग जनन का महत्व भी किया था। फिर उसके बाद में दूसरी विधि जो पढ़ी थी अपन ने, पढ़ी थी अनिषेक बीजता, ठीक है। और तीसरी पढ़ी थी अपन ने सूक्ष्म प्रवर्धन। इन तीनों ही विधियों के अंदर कॉमन बात क्या थी? कॉमन बात ये थी कि बिना निषेचन के बीज तैयार होते हैं, या फिर बिना निषेचन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पादपों का विकास हो जाना, यानी लैंगिक जनन से कुछ अलग प्रकार की विधियाँ थी। अब उसके बाद में चौथी विधि जो है अपनी वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन वाली जो विशिष्ट विधि है जनन की, वो अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरी डिटेल से पढ़ी ली है, तो उसको अपन को इस चैप्टर में दोबारा से पढ़ना नहीं है। अब इस चैप्टर के अंदर अपना एक अलग से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जिसका नाम है अपना बहुभ्रूणता। क्या नाम है? बहुभ्रूणता। इसको अपन बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता या पोली एम्ब्रियोनी। देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है ये? कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछी जाती है। ये मैं आपको लास्ट के अंदर अलग से सभी ये जो एक एक लाइन की जो परिभाषाएं बन रही है, जो अलग टाइप की है, कुछ विशिष्ट बात छुपी हुई है उनके अंदर, वो परिभाषाएं इस फर्स्ट यूनिट के अंदर है। फर्स्ट यूनिट में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कई बार पूछ जाती है। जैसे अभी मैं बहुभ्रूणता बताऊंगा आपको, ये एक नंबर की परिभाषा अच्छी बनती है। इससे पहले असंग जनन आया था, अनिषेक बीजता आया था, ठीक है, अनिषेक फलन आया था। ये सब परिभाषाएं हैं ना, इनमें से कोई न कोई एक परिभाषा जो होती है एग्जाम में पूछी जाती है। तो इम्पोर्टेंट 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा अपना इस यूनिट के अंदर, उसकी दृष्टिकोण से मैं इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा, मगर छोटे क्वेश्चन में परिभाषा पूछ ली जाती है, उसकी दृष्टि से ये जो टॉपिक है अपना बहुभ्रूणता वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो परिभाषा बहुत ईजी है इसकी, बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब बहुत सारे भ्रूण बनना, यानी एक से ज़्यादा भ्रूण बनना। अब सामान्य प्रक्रिया देखते हैं अपन पहले, सामान्य चीज़ क्या होती है? ये तो अब सामान्यता हो गई है, कोई ना कोई पादपों के अंदर होने वाली अब सामान्यता है। सामान्य कंडीशन में होता क्या है कि जो पादपों के अंदर बीज विकसित हो जाते हैं, जैसे ये बीज है, बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है, ये भ्रूण हो गया है, ठीक है। तो एक बीज के अंदर सामान्यतः एक ही भ्रूण पाया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में एक बीज में एक भ्रूण होता है, और ये भ्रूण विकसित होकर के नए पादप में निर्मित हो जाता है। मगर कई बार क्या होता है, पादपों के अंदर जनन की विशिष्ट विधियों के थ्रू अपन ये बात करें कि विशिष्ट प्रकार की जनन की विधियां हो जाती है, जिससे एक बीज या एक बीजांड, या अपन ये कहें कि एक निषेचित अंड में एक से ज़्यादा भ्रूण विकसित हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो गई है? आप तीनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हो, मैं यहाँ पर तीनों नाम लिख रहा हूँ कि जब एक बीज बीजांड या निषेचित अंड, निषेचित अंड तो आगे चल करके भ्रूण में बदलेगा, निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, भ्रूण विकसित हो जाते हैं, तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं अपन। बहुभ्रूणता नाम से बिल्कुल परिभाषा एकदम इजी हो गई है अपनी। एक से ज़्यादा भ्रूण विकसित हो जाना, एक बीज में या एक बीजांड में या एक अनिषेचित अंड में एक से ज़्यादा भ्रूण विकसित हो जाना, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं खोज से संबंधित। बहुभ्रूणता को सबसे पहले किसने देखा था? तो देखो एक वैज्ञानिक का नाम, जो 11वीं क्लास में आपने साइटोलॉजी जो कोशिका विज्ञान पढ़ी थी, उस टाइम पर भी आपको नाम ध्यान में आ रहा होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या रोल था इस वैज्ञानिक का? कोशिका विज्ञान के अंदर क्या रोल था इसका?
जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूनहोक ने, यानी जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूनहोक को जाता है। इसके अलावा इन्होंने शुक्राणु की भी खोज की थी, सूक्ष्म जीवों के बारे में बहुत सारे इन्होंने काम किए थे, मगर यहाँ पर अपन वो कार्य नहीं देख रहे हैं इनके। बहुभ्रूणता की खोज से संबंधित देख रहे हैं अपन। तो सबसे पहले बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम 1719 में सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूनहोक नामक वैज्ञानिक ने संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता को देखा था। सबसे पहले इसके नाम आएगा कि किसने देखा था बहुभ्रूणता को, एंटोनी वॉन ल्यूनहोक नामक वैज्ञानिक ने संतरे के बीजों में 1719 में बहुभ्रूणता को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, यानी देखा था। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं बहुभ्रूणता जो है वो किन किन पादपों में पाई जाती है। देखो, अनावर्त बीजी जो पादप होती हैं, अनावर्त बीजी पादप जिनको अपन जिम्नोस्पर्म पादप कहते हैं, अनावर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता जो होती है वो तो सामान्य तरीके से पाई जाती है, यानी इनमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, कोई विशिष्ट बात नहीं है बहुभ्रूणता का पाया जाना। अनावर्त बीजी पादपों में तो पाई जाती है, मगर अपन तो आवर्त बीजी पादपों को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इस यूनिट के अंदर आवर्त बीजी पादप पढ़ रहे हैं। तो आवर्त बीजी पादपों के ऐसे कौन से कुल हैं, कौन से वंश है जिनमें बहुभ्रूणता अक्सर देखने को मिलती है। तो आवर्त बीजी पादपों में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अपन बात करें हैं नींबू है, नींबू में बहुभ्रूणता मिलती है अपन को, प्याज के अंदर मिलती है, तंबाकू जो है उसके अंदर मिलती है, इसके अलावा संतरे के बीजों में तो आ ही गया था। इसके अलावा अपन बात करते हैं एक पादप है क्रोटेलेरिया। ये सभी कुछ पादप वंश है आवर्त बीजी पादपों के जिनमें बहुभ्रूणता जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, अब बहुभ्रूणता विकसित क्यों होती है? सामान्य प्रक्रिया में तो बीज के अंदर एक ही भ्रूण बनता है, मगर बीज के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण क्यों बन जाते हैं, उसके कारण क्या है? तो देखो, बहुभ्रूणता के कारण की बात करते हैं अपन। बहुभ्रूणता के कौन कौन से कारण होते हैं? तो मुख्य रूप से बहुभ्रूणता जो होती है उसके 4 कारण होते हैं। इन चारों कारणों को ये आगे अपन बहुभ्रूणता के 4 प्रकार बना करके स्टडी करेंगे। पहले तो 4 कारण लिख लेते हैं और इन 4 कारणों से ही बहुभ्रूणता के 4 प्रकार बन जाएंगे। ठीक है, 4 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण जो है उसका नाम है प्राक भ्रूण के विदलन से। अभी समझाऊंगा आपको मैं प्राक भ्रूण क्या होता है, इसमें विदलन हो जाने से किस प्रकार से बहुभ्रूणता विकसित हो जाती है, ये डिटेल से अपन स्टडी करेंगे। सिर्फ यहाँ पर 4 कारण के नाम लिख रहा हूँ मैं। दूसरा जो है वो है भ्रूणकोश में भ्रूणकोश इसका दूसरा नाम क्या है? भ्रूणकोश का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकते हैं। तो भ्रूणकोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त यानी इसके अलावा अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिका से भ्रूण विकसित हो जाना। सामान्यतः भ्रूण किससे बनता है? अंड कोशिका से ही बनता है भाई। सामान्य प्रक्रिया में जब निषेचन होता है तो भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? एक अंड कोशिका और एक नर युग्मक का संलयन हो जाता है तो द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है। मगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि भ्रूण कोश में और भी तो कोशिकाएं हैं, अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिकाएं भी है, ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं भी है 3, तो वो भी भ्रूण बनाने लग जाए तो एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाएंगे। एक तो अंड कोशिका से बनना ही है और फिर अन्य भी बन जाएंगे। ये अपन प्रकार के अंदर डालेंगे आगे चल करके। तीसरा जो कारण है वो है एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाना या विकसित हो जाना। देखो, एक बीजांड में एक ही तो भ्रूणकोश पाया जाता है। बीजांड जो होता है उसके अंदर भ्रूणकोश एक ही होता है, क्योंकि गुरु बीजाणु जनन की जब क्रिया होती है तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय शेष बचता है। जो सक्रिय शेष बचता है वही आगे चल करके भ्रूणकोश में विकसित होता है। मगर यहाँ पर तो अब सामान्यता बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर तो सामान्य बात है ही नहीं कुछ, अब सामान्य बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ये बात करेंगे कि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाना। अब देखो, एक भ्रूणकोश के अंदर एक अंड कोशिका होती है और एक अंड कोशिका से एक नर युग्मक का संलयन हुआ तो एक भ्रूण बनता है। मगर मैं बात कर रहा हूँ कि भ्रूणकोश ही ज़्यादा हो गए तो हर भ्रूणकोश में एक अंड कोशिका है, हर अंड कोशिका से एक नर युग्मक ने संलयन किया तो एक से ज़्यादा भ्रूण बन सकते हैं। तो ये तीसरा कारण हो जाएगा। चौथा कारण अपन बात करते हैं बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से। बीजांड जो होता है उसकी बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिका की सक्रियता से।
बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाएं कौन सी होती है? देखो, बीजाणुद्भिद कोशिकाओं का मतलब ये हो गया है कि द्विगुणित कोशिकाएं। अब बीजांड के अंदर द्विगुणित कोशिकाओं वाला भाग कौन कौन सा होता है? एक तो होता है बीजांडकाय। बीजांडकाय की प्रत्येक कोशिका जो होती है वो एक द्विगुणित कोशिका होती है। और बीजांडकाय से बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? अध्यावरण। तो अध्यावरण की भी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित कोशिका होती है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं अपन कि बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका भी अगर भ्रूण बनाने लग जाए, एक तो बीजाणु को, एक तो जो भ्रूण कोश होता है उसकी अंड कोशिका से सामान्य भ्रूण बनता ही है, मगर अन्य द्विगुणित कोशिका भी बिना निषेचन के सीधा ही भ्रूण बना दे, जैसे कि अपन ने असंग जनन के अंदर पढ़ा था, तब भी एक से ज्यादा भ्रूण बन सकते हैं। तो मुख्य रूप से 4 ये कारण हो गए हैं किसके? बहुभ्रूणता के। बहुभ्रूणता के निम्न 4 कारण होते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लो। प्राक भ्रूण के विदलन से, दूसरा भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाना, तीसरा एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का बन जाना, और चौथा है बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिका की सक्रियता से। ये 4 कारण हैं जिनके कारण से आवर्त बीजीय पादपों के अंदर बहुभ्रूणता विकसित होती है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं बहुभ्रूणता के प्रकार की। बहुभ्रूणता के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो प्रकार में अपन बात करते हैं। तो देखो, कारण कितने किए थे अपन ने बहुभ्रूणता के? बहुभ्रूणता के अपन ने 4 कारण किए थे। इन 4 कारणों से ही 4 प्रकार बन जाएंगे। और प्रकार में भी कोई अलग से प्रकार का नाम नहीं आएगा, बस यही जो 4 कारण है ना, उन्हीं से ही 4 प्रकार बन जाएंगे। तो सबसे पहला अपना बहुभ्रूणता का कारण क्या था? प्राक भ्रूण के विदलन से। यानी प्राक भ्रूण जो होता है, यानी युग्मनज को ही अपन प्राक भ्रूण बोल सकते हैं, उसमें विदलन के कारण बहुभ्रूणता विकसित होती है। इसलिए पहली बहुभ्रूणता का जो प्रकार होता है उसे अपन बोलते हैं विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता पहला प्रकार हो गया है विदलन बहुभ्रूणता, क्योंकि विदलन के कारण होती है। प्राक भ्रूण में विदलन के कारण बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, तो इसे बोलते हैं कि अपन विदलन बहुभ्रूणता। अब ये विदलन बहुभ्रूणता क्या होती है? देखो, प्राक भ्रूण जिसको अपन युग्मनज भी बोल सकते हैं, प्राक भ्रूण जो होता है उसका दूसरा नाम युग्मनज भी हो सकता है। अब युग्मनज तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो क्या होता है। युग्मनज आप अच्छी तरह जानते हो क्या होता है? जब अनिषेचित अंड कोशिका और एक नर युग्मक के बीच में जब संलयन होता है, यानी निषेचित होता है, निषेचन होता है, तो जो संरचना बनती है द्विगुणित, वो युग्मनज होता है। यानी युग्मकों के संलयन से जो द्विगुणित संरचना बनती है वो युग्मनज होता है। युग्मनज को अपन परिपक्व भ्रूण नहीं कह सकते, क्योंकि युग्मनज से तो भ्रूण का विकास अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर 3rd चैप्टर में लास्ट में डिटेल से पढ़ाई था। भ्रूणोद्भवन द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास, यानी युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। यानी कई प्रक्रियाएं, इसके अंदर कई प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन होते होते भ्रूण बनता है। मगर जब युग्मनज एक बिल्कुल अभी अभी बना ही है, यानी प्रारंभिक स्थिति में ही है, तब अभी तक ये परिपक्व भ्रूण नहीं है, इसलिए इसको अपन प्राक शब्द का मतलब ही अपरिपक्व होता है, तो इसे प्राक भ्रूण बोल सकते हैं, या सामान्य रूप से युग्मनज अपन कह सकते हैं। तो युग्मनज या प्राक भ्रूण जो होता है उसमें क्या होता है? विदलन की क्रिया होती है। कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे ये अंड कोशिका थी, ये एक नर युग्मक था, दोनों के बीच में निषेचन हुआ तो बना क्या? द्विगुणित युग्मनज बन गया है, यानी 2n युग्मनज बन गया है। अब इस युग्मनज में विदलन की क्रिया हो जाए, विदलन का मतलब एक प्रकार से विभाजन ही हो जाता है। विभाजन कैसे हो जाता है कि ये जो युग्मनज जो एक द्विगुणित कोशिका है, इसके अंदर क्या हुआ कि विदलन हुआ। विदलन होने से पहला विदलन हुआ तो ये 2 टुकड़े हो गए, इसके दोनों अलग अलग समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। विदलन के अंदर जो विभाजन होता है वो समसूत्री प्रकार का होता है, तो इससे 2 युग्मनज बन गए। अब 2 युग्मनज आगे चल करके 2 भ्रूणों में विकसित हो जाएंगे, तो हो गई ना बहुभ्रूणता। या इसमें और आगे मैं विदलन कर दूं, इसमें और 2 एक एक विदलन कर दूं, तो 4 बन जाएंगे, चारों भी द्विगुणित बनेंगे, क्योंकि समसूत्री प्रकार का विभाजन हो रहा है। समसूत्री का मतलब ये हो गया है कि जो विभाजन होने के बाद में जो 2 खंड बनेंगे वो बिल्कुल प्रारंभिक तौर पर जो पहली जो मात्र कोशिका थी उसके समान ही बन जाएंगे। तो हर बार विदलन से युग्मनज की संख्या जो होती है डबल हो जाती है, और जितने युग्मनज बन गए उन सभी युग्मनजों को अंत में चल करके भ्रूण में विकसित होना है, इसलिए बहुभ्रूणता विकसित हो जाती है। एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं इसमें, एक आर्किड का नाम है यूलोफिया। यूलोफिया नामक आर्किड जो है उसके अंदर विदलन बहुभ्रूणता जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में बहुभ्रूणता के 3 प्रकार और बचे हैं। बहुभ्रूणता के पहला प्रकार हुआ है विदलन बहुभ्रूणता, इसके बाद में 3 प्रकार और बचे हैं जो अपन अगले वीडियो के अंदर पूरा करके और बहुभ्रूणता वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।